जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादश संग जिनवाणी माता की जय। योग के कारणभूत अपन ने अवयव देखे। ये प्रदेश बंध में कारण है, उन कारण यानी योग, इनको अपन ने समझा। ठीक है, क्या क्या समझा ये अपन ने? वर्ग, स्पर्धक, अविभागी, प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणानी और नाना गुणानी, ये सभी योग के अवयव हैं और इनको मिलकर के एक योग स्थान बनता है। माने जघन्य योग स्थान बना। अब जघन्य योग स्थान के आगे अगला योग स्थान कैसे बनता है? आगे आगे योग स्थान कैसे बनते हैं? क्योंकि जीव कर्मों को ग्रहण करता है एक समय में, एक समय प्रबद्ध जिसको बोलते हैं, सिद्धों के अनंत विभाग, अवयवों से अनंत गुणा, लेकिन योग वसात कम ज़्यादा भी करता है। तो कम ज़्यादा करता है तो कम ज़्यादा भी वो सिद्धों के अनंत विभाग और अवयवों से अनंत गुणा ही करता है, क्योंकि उसके अनंत अनंत भेद हैं। तो उनमें जघन्य योग से जघन्य करता है और उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट समय प्रबद्ध ग्रहण करता है। तो उत्कृष्ट कैसे बनता है, जघन्य कैसे बनता है, ये सारी प्रक्रिया यहाँ कर्म कांड के अंतर्गत बताई जा रही है। तो अब आगे अपन चलेंगे। तो जघन्य योग स्थान देखा, और जघन्य योग स्थान के बाद अगला योग स्थान कैसे आता है वो बात कहते हैं। अंगुल शंख भाग पमाण पमाण मेत्तव अवर फड्डया वड्डी अंतर छक्कमुच्चा अवरठाणादु उक्क अवरठाणादु ओकसम। यहाँ पर कहते हैं, गाथा पढ़ेंगे, उच्चारण कीजिए, निकाल लीजिए जल्दी से। आप देख लिया करो, इसमें देख सकते हैं आराम से, साइड से बैठ करके देख सकते हैं। ठीक है ना। अंगुल असंग भागप अंगुल असंग भागप पमाणेत्तवर वड्ड या वड्डी और फड्डया वड्डी अंतर छक्कम मुच्चा अंतर छक्कम मुच्चा अवरठाणा दु ओकसम। यहाँ कह रही हैं कि अंगुल असंख्य भाग पमाण मेत अवर फड्डया वड्ढी, यानी जघन्य योग स्थान में जो जघन्य योग स्थान था, उस जघन्य योग स्थान में अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ने पर दूसरा योग स्थान होता है। ठीक है, एक योग स्थान में कितने स्पर्धक हैं? जघन्य योग स्थान में कितने स्पर्धक हैं? नहीं, पल्ली के असंख्यात विभाग नहीं, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। एक जघन्य योग स्थान में कितने स्पर्धक हैं? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। ठीक है, अच्छा बताओ, पल्ली की संख्या बड़ी है कि अंगुल की संख्या बड़ी है? पल्ली की बड़ी है। हैं? पल्ले बड़ा है कि अंगुल बड़ा है? पल्ले की आवली
आवली, पल्य और अंगुल में कौन बड़ा है? आवली में, पल्य में और अंगुल में कौन किससे बड़ा है? आवली बड़ी है। हाँ वही तो कह रहे हैं, आवली बड़ी है। पल्य बड़ा है कि अंगुल बड़ा है? हैं? कैसे बड़ा है अंगुल? ये नहीं पता कैसे बड़ा है। एक सूच्य अंगुल में प्रदेशों की संख्या कितनी होती है? एक सूच्य अंगुल में पल्यों, एक सूच्य अंगुल में प्रदेशों की संख्या इतनी होती है, असंख्याता असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के जितने समय होते हैं उतने प्रदेश एक अंगुल के क्षेत्र में होते हैं। अब तुम पढ़ो तब पढ़ते। 34 स्थान दर्शन में है। हाँ, एक अंगुल में आकाश प्रदेश इतने होते हैं कि असंख्याता असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के जितने समय हैं उतने प्रदेश एक अंगुल के क्षेत्र में होते हैं। हाँ, पौने इंची का लगभग एक प्रदेश मोटा, पौने इंची लंबा, इतने क्षेत्र में इतने प्रदेश होते हैं। क्योंकि काल के समयों से क्षेत्र के प्रदेश अत्यंत सूक्ष्म हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। ठीक है, तो पल्ले कहाँ रह गया? पल्ले तो बहुत पीछे रह गया। पल्ले कितना पीछे रह गया? अब निकालने का तरीका क्या है पल्ले का, वह अंगुल का? तो निकालने का तरीका रहता है, लिख लो निकालने का तरीका। पल्ले के अर्धछेद, पल्ले के अर्धछेद। अब पल्ले के अर्धछेद जानते हैं? अर्धछेद जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते। जिसका दूसरा भाग वो नहीं, अर्धछेद नहीं है। पर्दे के अर्धछेद का मतलब है कि पल्ले की संख्या को रख लो और उसका आधा आधा करते जाओ। जब तक एक अंक प्राप्त न हो जाए तब तक आधा आधा करते जाओ। ठीक है, जब तक एक अंक प्राप्त न हो जाए तब तक आधा आधा करते जाओ। हाँ, तो जितनी बार वो उसको आधा किया है उनको अर्धछेद कहते हैं। उनकी काउंटिंग कर लो, गिनती कर लो उनकी। तो जितने अर्धछेद किए हैं उनको जो है अर्धछेद कहते हैं, जितनी काउंटिंग आए। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, जैसे माना कि पल्ले का प्रमाण 256 है, पल्ले का प्रमाण 256 है। अब इसके अर्धछेद निकालो, कितने निकलेंगे? आधा किया कितना आएगा? 256 का आधा 128, एक अर्धछेद हो गया। 128 का आधा किया 64, दूसरा अर्धछेद हो गया। 64 का आधा किया 32, एक अर्धछेद हो गया, तीसरा अर्धछेद हो गया। 32 का आधा 16, चौथा अर्धछेद हो गया। 16 का आधा 8, पांचवा अर्धछेद हो गया। 8 का आधा 4, छठवां अर्धछेद हो गया। 4 का आधा 2, 7 अर्धछेद हो गया। 2 का ये आधा 1, 8 अर्धछेद हो गए। अब 1 का आधा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कितने अर्धछेद हुए थे? 8। इसी प्रकार से पल्ले के अर्धछेद, पल्ले की जितनी संख्या उसके अर्धछेद निकाल करके और उसका विरलन करके, विरलन माने अलग अलग, विरलन माने फैलाना, उसको फैला दिया। 1 1 1 1, जैसे 8 हैं तो 8 बार 1 1 1 1 लिख दिया। इसको क्या कहते हैं? विरलन, फैलाना, फैला दिया,
फैला दिया। अब इसके ऊपर प्रत्येक अंक के प्रति पल्य लिख दो, प्रत्येक अंक के प्रति पल्य, पल्य की संख्या, ठीक है, पल्य की संख्या लिख दी और आपस में गुणा कर दो। जितनी संख्या प्राप्त हो उतना एक सूच्यंगुल में प्रदेशों की संख्या होती है। ठीक है, पल्ले के अर्धछेद किए हैं, उन छेदों को बिखेर दो, अलग अलग कर दो और उनमें प्रत्येक पल्य प्रमाण दे दो। जैसे अर्धछेद कितने हुए थे अपने? 8, 8 जगह लिख लो, एक 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 8 जगह लिख लो, थोड़ा दूर दूर लिखना है ना, 8 जगह लिख लो। और पल्यपन ने कितना माना था? 256, तो प्रत्येक पर 256 लिख दो, प्रत्येक एक के नीचे 256 लिख दो। आपस में गुणा कर दो, जितनी संख्या आएगी उतने आकाश प्रदेश एक अंगुल क्षेत्र में होते हैं। और गुणा कर लेना, यद्यपि इसका गुणा निकल आएगा, कैलकुलेशन निकल आएगा इसका, तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। जोड़ा जोड़ा बनेंगे तो कर लेंगे, जोड़ा बनेंगे कितने? 4 जोड़े बनेंगे और 65,536 आएंगे, तो 65,536 एक जोड़े के आएंगे तो 4 बार आएंगे, ठीक है ना, तो आ जाएंगे, कोई विशेष नहीं है। ठीक है, जो संख्या आए उतने आकाश के प्रदेश एक अंगुल के क्षेत्र में रहती हैं। आया समझ में? तो पल्ले बड़ा हो गया कि अंगुल? अब आएगी समझ में अंगुल क्यों बड़ा है? कितने पल्ले होंगे जी? कितने पल्ले हो जाएंगे? ये पल्ले हो जाएंगे, असंख्यात पल्ले हो जाएंगे, असंख्यात पल्ले हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी, और एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, और एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, एक कल्पकाल। ऐसे कल्पकाल कितने? असंख्यात असंख्यात। उनमें जितने समय हैं उतने प्रदेश एक अंगुल आकाश क्षेत्र में होते हैं। तो इतना सूक्ष्म आकाश क्षेत्र होता है, माने कितना सूक्ष्म विवेचन है। ठीक है, ये किसने कहा? हमने गिने नहीं गिने, आपने गिने नहीं गिने। किसने कहा? जिनेंद्र भगवान ने कहा, गणधर महाराज ने कहा। ठीक है, किसी को शंका हो उनसे जाकर के पूछें। ठीक है, उन्होंने कहा, हमने माना, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की प्रत्येक बात हमारे श्रद्धान के योग्य है। जैसा उन्होंने कहा है वही सत्य है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। इसलिए उन्होंने कहा, हमने स्वीकार किया है, माना है, ऐसा ही मानेंगे, ऐसा ही श्रद्धान है हमारा। ठीक है, अब कोई ये कहे किसने कहा, किसने गिने, तो ना हमने गिने ना तुमने गिने, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। 2 तरीका, और कौन सा तरीका था? तो वही तो निकाला है, और क्या, उसको सिद्ध करके बता दिया। 2 तरीके नहीं हो गए, तरीका तो एक ही है, वो एक साथ बता दिया, ये सिद्ध करके बता दिया कि कैसे हुआ, तो ये सिद्ध करके बता दिया। ठीक है, तरीका वही है। पल्ले की संख्या विषम नहीं होती है महाराज? नहीं, किसने कहा विषम होती है? अरे आपका ख्याल आ जाए, आपके ख्याल से थोड़ी चलेगा। सिद्धांत सिद्धांत है। पल्य जो होता है वो द्विरूप वर्ग धारा के अंतर्गत आता है, अन्यथा उसके अर्धछेद नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं, या क्या कह रहे थे कि अंगुल के असंख्यातवें भाग। अब अपन ये विचार करें कि जब इतने से क्षेत्र में इतने प्रदेश होते हैं तो ये जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग में कितने प्रदेश होंगे?
क्योंकि जगत श्रेणी के सामने अंगुल तो कुछ भी नहीं है ना। तो इतने बड़े क्षेत्र में कितने प्रदेश होंगे, अब समझ लो। तो उसके असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान पाए जाते हैं। उसका जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग में भी असंख्यात अंगुल हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने क्या नाम है योग स्थान पाए जाते हैं जीव के अंदर, ठीक है। तो सबसे जघन्य जो योग स्थान है, उस जघन्य योग स्थान में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक हैं। उन स्पर्धकों में अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक और बढ़ जाते हैं तो अगला वाला योग स्थान हो जाता है, ठीक है। दूसरा योग स्थान हो जाता है जघन्य से थोड़ा अधिक, ठीक है। आया समझ में। तो छोड़कर जो है होता है दूसरा योग स्थान होता है 6 अंतर स्थानों को छोड़कर जघन्य योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान तक प्रति स्थान अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धकों की वृद्धि होती जाती है। अब 6 स्थानों को छोड़ करके, 6 स्थान आगे बता देंगे कि कौन कौन से 6 स्थान, उन 6 स्थानों को छोड़ करके हर बार प्रत्येक बार अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक उसमें बढ़ाते जाएंगे तो आगे आगे के योग स्थान प्राप्त होते जाते हैं। जघन्य से दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, 5वें नंबर का, 6वें नंबर का, 7वें नंबर का, ऐसे कितने योग स्थान प्राप्त होंगे। जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग योग स्थान प्राप्त होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं, अब आती है अपनी चर्चा कि सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्त जीव की पूर्वोक्त सबसे जघन्य उपपाद योग स्थान पाया जाता है। इस सबसे जघन्य योग स्थान किसको पाया जाता है, तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक का कौन सा उपपाद। उपपाद योग स्थान कब होता है, जन्म के प्रथम समय में, वो सबसे जघन्य योग स्थान पाया जाता है, ठीक है। इससे अनंतर पश्चातवर्ती स्थान को आदि लेकर सर्वोत्कृष्ट योग स्थान पर्यंत सांतर व निरंतर और सांतर निरंतर उभय सभी योग स्थानों में एक योग स्थान के प्रति सूक्ष्म अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक युगपत बढ़ते जाते हैं, तब उत्तरोत्तर स्थान होता है। अब यहाँ से ये आदि हो गया, ये सबसे पहला हो गया। अब इसके बाद प्रत्येक हर बार अंगुल के संख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ाते जाएंगे तो आगे आगे के योग स्थान प्राप्त होते जाते हैं। कब तक, जब तक उत्कृष्ट योग स्थान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक। प्रथम जघन्य योग स्थान से सूक्ष्म अंगुल के संख्यात विभाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक दूसरे स्थान में अधिक हैं। द्वितीय योग स्थान में स्पर्धक विन्यास की वृद्धि नहीं है। द्वितीय योग स्थान में स्पर्धक विन्यास की वृद्धि नहीं है, किंतु दोनों ही स्थानों में स्पर्धक समान हैं। इसलिए जघन्य योग स्थान संबंधी स्पर्धक स्थूक हैं। ऐसा कहने पर जघन्य योग स्थान को जघन्य स्पर्धक के प्रमाण से गुणा करने पर उपरम योग स्थान के जघन्य स्पर्धकों की अपेक्षा वे स्तोक हैं, ये अभिप्राय है। श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण जघन्य योग स्थान के प्रक्षेप भागार का विरलन कर जघन्य योग स्थान को समखंड करके देने पर प्रत्येक विरलन रूप से प्रति एक योग प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। अब उनमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर जघन्य योग स्थान को प्रति राशि करके उसमें मिला देने पर द्वितीय स्थान होता है। द्वितीय प्रक्षेप को ग्रहण कर द्वितीय स्थान को प्रति राशि करके उसमें मिला देने पर तृतीय योग स्थान होता है। पश्चात तृतीय प्रक्षेप को ग्रहण कर तृतीय योग स्थान को प्रति राशि करके उससे मिला देने पर चतुर्थ योग स्थान होता है।
इस प्रकार विललन मात्र सर्व प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिए, तब दुगुनी वृद्धि का स्थान उत्पन्न होता है। यानी इनका ये क्या कहना है, इनका ये कहना है कि श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण जगन्य योग स्थान के प्रक्षेप भागार का वर्णन कर। जो जगन्य योग स्थान में जितने स्पर्धक हैं उनको फैला दो, ठीक है, उनको फैला दो, एक 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 फैला दिया। वो फैला करके अब उनमें वृद्धि नहीं हो रही है, एक एक में अंगुल के असंख्यात विभाग। तो प्रत्येक उस पर, प्रत्येक प्रक्षेप पर, प्रत्येक स्पर्धक पर, प्रत्येक जो है स्पर्धक पर अंगुल का असंख्यात विभाग प्रमाण दे दो। तो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण जगन्य योग स्थान है उनमें वर्णन कर। जगन्य योग स्थान को समखंड करके, जो जगन्य योग स्थान है उसके समखंड करके, समान खंड करके देने पर प्रत्येक वर्णन रूप से प्रति एक योग प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। अब उनमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर। इसमें उन्होंने क्या किया है कि श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण जघन्य योग स्थान के प्रक्षेप भागहार का वर्णन कर। प्रक्षेप भागहार माने जितना क्षेपण किया जा रहा है उतना भागहार का वर्णन कर, उसको बिखेर करके जघन्य योग स्थान को समखंड करके, जो जघन्य योग स्थान है उसके समखंड करके देने पर प्रत्येक वर्णन रूप के प्रति एक योग प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। अब उनमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर जघन्य योग स्थान को प्रतिराशि करके, जो जघन्य योग स्थान है उसको प्रतिराशि करके उसमें मिला देने पर द्वितीय स्थान होता है। और द्वितीय प्रक्षेप को ग्रहण कर द्वितीय स्थान को प्रतिराशि करके उसमें मिला देने पर तृतीय योग स्थान होता है। इस प्रकार से करते करते आगे चल करके इस प्रकार विलन मात्र सर्व प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिए, तब दुगुनी वृद्धि का स्थान उत्पन्न होता है। वहाँ जा कर के कितने हो जाएंगे, दूने हो जाएंगे। जो जघन्य योग स्थान में जितने स्पर्धक थे उससे दूने हो जाएंगे, इतने स्थान जा कर के, ठीक है। जघन्य योग स्थान संबंधी प्रक्षेप भागार का जो कि श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण कृत युग में जघन्य स्थान के स्पर्धक में भाग देने पर अंगुल के संख्यात विभाग मात्र जघन्य स्पर्धक प्रमाण एक योग प्रक्षेप आता है। यह एक योग प्रक्षेप वृद्धि व हानि का अभाव होने से अवस्थित है। इस प्रक्षेप में जघन्य स्थान को प्रतिराशि करके मिलाने पर द्वितीय योग स्थान के स्पर्धक संबंधी अविभागी प्रतिच्छेद विशेष अधिक हैं, ऐसा कहा गया है। इन अंगुल के संख्यात विभाग मात्र जघन्य स्पर्धकों से चरम स्पर्धक से आगे अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि चरम स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेदों से प्रक्षेप के अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात गुणहीन पाए जाते हैं। इसलिए ये प्रक्षेप अविभाग प्रतिच्छेद यथा स्वरूप से लोकमात्र जीव प्रदेशों में विभक्त होकर गिरते हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, मात्र इसमें ये कहना है इनका कि अपन प्रत्येक योग स्थान में अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक मिलाते जाएंगे, तो आगे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग आगे जा कर के वे जो जघन्य योग स्थान था उसके दूनी शक्ति वाले हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जो जघन्य स्पर्धा, जो जघन्य योग स्थान में जितनी शक्ति थी जगत श्रेणी के संख्यात विभाग तक मिलाते 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 वो दुगने हो जाएंगे, ठीक है। तो दुगने हो जाते हैं, तो दुगने हो जाने पर भी अभी पूर्व स्पर्धक क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यथा स्वरूप से लोकमात्र जीव प्रदेश, क्या नाम है, मात्र जघन्य स्पर्धकों से चरम स्पर्धक से आगे अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि चरम स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेदों से प्रक्षेप के अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात गुणहीन पाए जाते हैं, इसलिए प्रक्षेप अविभाग। अब आगे कहते हैं, अब आगे और कह रहे हैं
कि अब इन 6 अंतरों को छोड़कर जघन्य स्थान से उत्कृष्ट स्थान पर्यंत जीवों के योग स्थान होते हैं, सो कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि 6 अंतरों को छोड़ करके जघन्य स्थान से उत्कृष्ट स्थान पर्यंत जीवों के योग स्थान होते हैं। तो कह रहे हैं कि सरिसायामेणुवरिम, ये गाथा नंबर 231 निकाल लीजिए, गाथा नंबर 231, इसको पढ़ते हैं अपन। सरिसायामेणुवरिम सेणीय संख्यज भागठाणानि, सेणीय संख्यज भागठाणानि, चढ़दे के कममुपुब्बम, चढ़दे के कमपुब्बम, भड्डयमिह जायदे चयदो। अब यहाँ पर कहते हैं कि समान आयाम वाले स्थानों के ऊपर 6 से श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थान चढ़ने पर एक अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है। क्या कहने पर? समान आयाम वाले स्थानों के ऊपर, समान आयाम वाले स्थानों के ऊपर 6 से श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थान चढ़ने पर एक अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है। अपूर्व स्पर्धक का क्या मतलब? जो पहले उत्पन्न नहीं हुआ हो, ऐसा। तो अब यहाँ पर इसके विशेषार्थ में कह रहे हैं कि 6 का प्रमाण ऊपर बता चुके हैं, 6 का प्रमाण ऊपर बतला चुके हैं। कितना था 6 का प्रमाण? 6 का प्रमाण कितना था? 6 का प्रमाण निकला था 2 गुणानी आयाम, और गुणानी आयाम कितना था? 16। 2 गुणानी आयाम कितना था? 16। एक गुणानी आयाम कितना था? 8। 8 का 2 गुणा 16। तो बताया था ना कि 2 गुणानी आयाम को 6 का प्रमाण, 2 गुणानी आयाम को प्रथम स्पर्धक में भाग देने पर 6 का प्रमाण निकल के आ जाता है। ठीक है, तो 2 गुणानी आयाम का प्रथम स्पर्धक में भाग देने पर 6 का प्रमाण निकल करके आ जाता है। तो 16 निकल करके आया था वो 6 का प्रमाण। तो 6 का प्रमाण ऊपर बता चुके हैं। इसी तरह समान आयाम के धारक, समान आयाम के धारक दूसरे योग स्थान के ऊपर भी श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण स्थान तक उत्तरोत्तर क्रम से 6 वृद्धि होने पर दूसरा अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है। इसी क्रम से 1 गुणानी के स्पर्धकों को जितना प्रमाण कहा है उतने अपूर्व स्पर्धकों के उत्पन्न हो जाने पर जघन्य योग स्थान का प्रमाण दूना हो जाता है। इस क्रम से योग स्थानों का प्रमाण भी दूना दूना होता जाता है और अंत में चलकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव का सर्वोत्कृष्ट योग स्थान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इनका क्या कहना है कि 6 का प्रमाण अपन पहले बता चुके हैं, माने 6 घटते 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 ऊपर चल रहे थे, बता चुके हैं। इसी तरह समान आयाम के धारक दूसरे योग स्थान के ऊपर, जो दूसरा योग स्थान प्राप्त हुआ था ना, तो उसके ऊपर भी श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान तक, उसके ऊपर भी श्रेणी के असंख्यातवें भाग स्थान ऊपर तक उत्तरोत्तर क्रम से 6 वृद्धि होने पर, 6 की वृद्धि होने पर, 6 की वृद्धि करते करते, 6 की वृद्धि कितनी है? 6 की वृद्धि कितनी है? अंगुल का संकेत भाग है ना। 6 की वृद्धि कितनी है? अंगुल का संकेत भाग। दूसरा अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर जाकर के दूसरा अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है। उत्पन्न हो जाने पर अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है। इसी क्रम से 1 गुणानी के स्पर्धकों को जितना प्रमाण कहा है उतने अपूर्व स्पर्धकों, इसी क्रम से 1 गुणानी के स्पर्धकों को जितना प्रमाण कहा है, जो 1 गुणानी में जितने स्पर्धकों का प्रमाण है उतने अपूर्व स्पर्धकों के उत्पन्न हो जाने पर जघन्य योग स्थान का प्रमाण दूना हो जाता है।
इस क्रम से योग स्थानों का प्रमाण भी दूना दूना होता जाता है। इसी क्रम से योग स्थानों का प्रमाण भी दूना दूना होता जाता है। अंत में चलकर और लास्ट में जाकर के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव का सर्वोत्कृष्ट योग स्थान उत्पन्न होता है। पहले अपन ने बतलाया था ना कि जघन्य योग स्थान है। अब जघन्य योग स्थान में जो नाना गुणानियाँ थी ना, नाना गुणानियाँ, तो नाना गुणानियाँ तो एक गुणानी से दूसरी गुणानी कितनी हो जाती है? दूनी हो जाती है। माने सबसे लास्ट वाली ले लो तो लास्ट वाली गुणानी में जो द्रव्य था उससे पहले वाली गुणानी कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है, तो डबल से भी फिर तीसरे नंबर की फिर डबल हो जाती है, फिर चौथे नंबर की, तो ये जाकर के एक जघन्य योग स्थान बनता है ना, एक जघन्य योग स्थान बन जाता है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर जघन्य योग स्थान बना था, तो इसी प्रकार से दूसरे स्पर्धक में भी ले लो तो ऐसे ही दूसरे स्पर्धक में गुणानियाँ बनेंगी सारी। जैसे पहले जो जघन्य में बनी थी ना वैसे ही दूसरे में बनेंगी, तो दूसरे गुण स्थान में भी इसी प्रकार से वृद्धि होती जाती है। तो इस तरह से जघन्य योग स्थान का प्रमाण दूना होता जाता है। इस क्रम से योग स्थानों का प्रमाण भी इसी प्रकार से योग स्थानों का प्रमाण भी दूना होता जाता है और अंत में चलकर संगी पंचेंद्रिय, लास्ट में जाकर के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों का सर्वोत्कृष्ट योग स्थान उत्पन्न होता है। शंका, अब यहाँ पर एक शंका देखो, जे अभी आगे चल कर के अंक संदृष्टि आदि से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है समझ में कम आ रहा होगा लेकिन क्लियर हो जाएगा पूरा जी। शंका, इस प्रकार अवस्थित क्रम से प्रक्षेपों की वृद्धि होने पर कितने योग स्थान जाकर एक अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है? अब अपूर्व स्पर्धक की बात आई थी ना कि अपूर्व स्पर्धक, और ये अपूर्व स्पर्धक क्या होता है, क्यों उत्पन्न होता है, कैसे होता है, अब ये सारी बात अब इसमें बताएंगे। तो यहां पर क्या शंका की इन्होंने कि इस प्रकार अवस्थित क्रम से, अवस्थित क्रम कितना था? अंगुल का संख्या विभाग। अवस्थित क्रम कितना बताया था? क्योंकि कहा था कि प्रत्येक योग स्थान में अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक का क्षेपण करते करते अगला अगला योग स्थान उत्पन्न होता है, यही तो बतलाया था। तो ये प्रक्षेप कैसा है? अवस्थित। ठीक है, तो अवस्थित क्रम से प्रक्षेपों की वृद्धि होने पर कितने योग स्थान जाकर, माने कितने योग स्थान ऊपर जाकर एक अपूर्व स्पर्धक होता है ये। तो अब यहाँ कहते हैं कि ऐसी शंका होने पर उत्तर देते हैं कि वह जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र, कितने योग स्थान जाकर के? असंख्यात। कितने असंख्यात? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र योग स्थान ऊपर जाकर उत्पन्न होता है, मात्र योग स्थान जाकर उत्पन्न होता है। क्योंकि साधिक चरम योग स्पर्धक मात्र सा अधिक कुछ अधिक चरम, चरम माने लास्ट, योग स्पर्धक मात्र वृद्धि के बिना अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न नहीं होता। चरम स्पर्धक में योग प्रक्षेप श्रेणी के संख्यात विभाग मात्र हैं और चरम स्पर्धक में कितने हैं? माने चरम स्पर्धक माने लास्ट स्पर्धक, माने योग प्रक्षेप बढ़ाते 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 लास्ट में कितने हो जाएं? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग स्पर्धक बढ़ जाएं। कितने बढ़ जाएं? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र स्पर्धक बढ़ जाएं। तो चरम स्पर्धक में योग प्रक्षेप श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र हैं, क्योंकि एक योग प्रक्षेप का चरम स्पर्धक में भाग देने पर श्रेणी का संख्यात विभाग पाया जाता है। इस कारण तत्प्रायोग्य श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण प्रक्षेपों की वृद्धि हो जाने पर, कितनी वृद्धि हो जाने पर? श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रक्षेपों की वृद्धि हो जाने पर वहाँ पूर्व के स्पर्धकों की अपेक्षा, जो पहले के स्पर्धक थे ना, पूर्व के जो पूर्व पहले बढ़ रहे थे ना, पहले कितने कितने बढ़ रहे थे? अंगुल के असंख्यात विभाग बढ़ रहे थे।
अब एकदम एक कितने बढ़ गए, अब श्रेणी के असंख्य विभाग बढ़ गए, है ना। तो वहाँ पूर्व के स्पर्धकों की अपेक्षा एक अधिक नवीन स्पर्धकों के अंतिम स्पर्धक में जितने जीव प्रदेश हैं उतने जीव प्रदेश मात्र अनंतर अंतिम अधस्तन स्पर्धक के वर्गों को वृद्धि प्राप्त प्रक्षेपों में से ग्रहण करके ऊपर यथाक्रम से स्थापित कर फिर उनमें से चरम स्पर्धक के जीव प्रदेशों के बराबर ही जगन्य स्थान संबंधी जगन्य प्रथम वर्गणा के वर्गों को ग्रहण करके उनमें ही जीव प्रदेशों के उनमें ही यथाक्रम से मिलाकर शेष को पहले के समान ही असंख्यात लोक से खंडित करने पर जो लब्ध हो उसकी विवक्षित स्थान संबंधी स्पर्धक की वर्गणाओं के जीव प्रदेशों से पृथक पृथक गुणित करके इच्छित वर्गणा के जीव प्रदेशों को समखंड करके देने पर विवक्षित स्थान उत्पन्न होता है। ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ से आगे एक एक प्रक्षेप के बढ़ने पर स्पर्धक अवस्थित ही होकर श्रेणी के संख्यित विभाग मात्र स्थान उत्पन्न होते हैं। फिर इस प्रकार अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है। इस प्रकार अंतिम योग स्थान तक ले जाना चाहिए। माने प्रत्येक बार हर बार श्रेणी के संख्यात विभाग प्रक्षेप बढ़ जाने पर फिर दूसरा अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होगा, फिर आगे फिर अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होगा, फिर आगे फिर अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होगा। ऐसे कई अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होते हैं। जब तक कब तक होंगे जे? जब तक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक का उत्कृष्ट योग स्थान उत्पन्न नहीं हो जाएगा तब तक। अब यहाँ पर शंका दे रहे हैं तो शंका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 15 तक लिया है उन्होंने। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, 15 तक लिया। ये यहाँ पर ये इन्होंने 1 से लेकर के ये 15 तक की संख्या ली इन्होंने। ठीक है, अब 15 तक की संख्या लेकर के इस प्रकार एक आदि लेकर एक को आदि लिया। सबसे पहला स्थान किसको लिया? एक आदि लेकर एक अधिक्रम से जघन्य स्पर्धक शलाकाओं को स्थापित कर संकलन सूत्र के अनुसार मिलाकर 15 + 1 / 2 और इंटू 15 तो कितने हो गए? 120 हो गए। तो ये जघन्य स्थान संबंधी जघन्य स्पर्धक की शलाकाओं का प्रमाण क्यों नहीं बतलाया है? हाँ, तो यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इन स्पर्धक शलाकाओं के संख्यात विभाग मात्र ही जघन्य स्पर्धक शलाकाएं जघन्य स्थान में पाई जाती हैं। इसलिए जघन्य स्थान में तत्प्रायोगिक श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र जघन्य स्पर्धक हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने इसको कहा। ठीक है, अब इसको अपन 1-2 बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे बार बार, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मात्र अपन को मोटे मोटे तौर पर इतना सा समझना है कि श्रेणी जो जघन्य स्पर्धक है उसमें प्रत्येक बार अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ाते जाओ। हाँ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। आगे चल करके जगत श्रेणी के संख्यात भाग प्रमाण स्थान आगे जा करके जो जघन्य स्पर्धक था उससे दूने हो जाते हैं वो स्पर्धक। क्यों दूने हो जाते हैं? इसलिए दूने हो जाते हैं जघन्य स्पर्धक में जघन्य योग स्थान में कितने स्पर्धक थे? जगत श्रेणी का संख्यात विभाग। ठीक है ना, फिर अपन अंगुल के संख्यात भाग प्रमाण स्पर्धक प्रत्येक बार बढ़ा रहे हैं। कितनी बार बढ़ा दी अपन ने? जगत श्रेणी का संख्यात विभाग बार, तो बढ़ा दी तो अपने आप दूने हो जाएंगे, है ना। बढ़ाते बढ़ाते अपने आप दूने हो जाएंगे। फिर ये अपूर्व स्पर्धक की चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर एक अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है। कब होता है? जब प्रक्षेप करते करते जगत श्रेणी का संख्यात भाग बार पहुँच जाते हैं तो एक अपूर्व स्पर्धक पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जो पहले नहीं हुआ था, पहले नहीं था। सीधा सीधा पहले कितने बढ़ रहे थे? अंगुल के संख्यात भाग। तो वो आगे जाकर के जब दूना हो जाता है, दूनी संख्या हो जाती है तो अपूर्व हो गया ना, पहले नहीं थी वो, तो अपूर्व हो गया। पहले तो अंगुल के संख्यात भाग बढ़ते बढ़ते चल रहे थे तो अपूर्व हो गया। ठीक है,
इसी प्रकार से फिर और आगे बढ़ेंगे, द्वितीय, उसके आगे और बढ़ेंगे अपन, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते होते जाएंगे वो, इस तरह से। तो इस तरह से ये जो है कहाँ तक बढ़ते हैं? योग स्थान संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग स्थान पर्यंत ये बढ़ते जाते हैं। जगन्य योग स्थान, उसके ऊपर दूसरा योग स्थान, उसके ऊपर तीसरा योग स्थान, उसके चौथा योग स्थान, पांचवा योग स्थान, छठवां योग स्थान, इस तरह से। और उसमें जो विभाजन किया था वो अपन ने जिस तरह से प्रथम स्पर्धक जो प्रथम योग स्थान में था, गुणानी नाना गुणानी, वो सब ऐसे ही चलेगा। हाँ, वो सब ऐसे ही चलेगा। वर्ग, बरगणा, स्पर्धक, गुणानी नाना गुणानी। आगे इसी विषय में और भी विशेष कथन की प्रतिज्ञा आचार्य कहते हैं, आगे इसको और कहेंगे। ठीक है, तो इसको अपन कल देखेंगे क्योंकि आज अपना समय हो चुका है। तो इस तरह से ये स्पर्धक बढ़ते जाते हैं। अब कल क्या आ जाएगा? कल का विषय आ जाएगा अपना कि कौन से जीव में कितने योग स्थान पाए जाते हैं और कौन से जीव में सबसे कम योग स्थान पाए जाते हैं, कौन से जीव में सबसे उत्कृष्ट योग स्थान पाए जाते हैं, कौन सा जीव कम कर्म प्रदेशों को ग्रहण करता है, कौन सा जीव कर्म प्रदेशों को अधिक ग्रहण करता है। अब ये सारी बातें अब इसमें आएंगी। ये अल्पभूत्व के माध्यम से, जैसे कि सबसे कम योग स्थान किसका बताया था? सूक्ष्म निगोदिया लब्धा पर्याप्तक का। अब इससे बढ़कर के अगला योग स्थान किसको? तो सबसे कम कर्म को ग्रहण वही करता है। हाँ, सबसे कम कर्म प्रदेशों को वही ग्रहण करता है। और सबसे अधिक कौन करता है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। क्यों करता है? सबसे ज़्यादा हाथ पैर वही चलाता है, सबसे ज़्यादा उठापटक वही करता है। ठीक है, और जो ज़्यादा उठापटक करेगा उसको ज़्यादा कर्म का बंध होगा। अच्छा, जो शांति से बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ना तो मन को चला रहा है, ना वचन को चला रहा है ज़्यादा, न काय को हिला डुला रहा है, तो उसके कर्मबंध कितना होगा? कम होगा। और जो भाग दौड़ कर रहा है उसके कर्मबंध ज़्यादा होगा। इसलिए भगवान हाथ पर हाथ रख करके बैठे के बोले कुछ नहीं करना, शांति से बैठ जाओ। ठीक है, अब वो शांति से बैठ गए। अब उन्होंने धीरे 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 मन को भी रोका, फिर वचन को भी रोका, फिर काय को भी रोका, सब कुछ रोका, फिर श्वास को भी रोक दिया। तो श्वास को भी रोक दिया, फिर सारे कर्म आना बंद हो गए और जाकर के जो अंदर थे वो झड़ गए, सबरे मोक्ष चले गए। जब तक अर्यंत अवस्था में रहे तब तक भी हाथ पे चलाते रहे। अब भले ही वो इच्छा से नहीं चले लेकिन चलते तो रहे। योग तो होता रहा, आत्म प्रदेश तो कंपन तो होता रहा, वाइब्रेशन तो होता रहा आत्म प्रदेशों में। कभी दिव्य ध्वनि खेल रही है, कभी चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो इसमें आत्म प्रदेशों में कंपन होता, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा। जब बिल्कुल शांति से बैठ गए तो कर्म रुक गए। उससे पहले भी हो रहा था। उससे पहले राग, द्वेष, मोह आदि के कारण, पाप, इनके कारण जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता था उससे वैसे ही कर्म आ रहे थे। और जो शांति से बैठ जाते हैं तो उनके कर्मों का आना भी बंद हो जाता है और अंदर के कर्म झड़ जाते हैं और उनको ही निर्वाण हो जाता है। ऐसा ही हम सभी को करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की